कमेंट्स को ऑन कर देना। अभी रिमूव करना था। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। पंकज शर्मा जी, सुमिता शर्मा जी, कमलेश चौधरी जी, उर्मिल माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए, एक टेक्निकल इशू हो गया था थोड़ा सा लैपटॉप में, तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कुछ लोग और जुड़ जाएं तो मैं ओमकार चौधरी जी को फिर लाइव लेके आती हूँ। जैसा कि आप सभी को परिचय ओमकार चौधरी जी का पहले से ही है, बहुत ही बड़ा नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में, 35 वर्ष का उनका अनुभव है। और आज हमारा सौभाग्य है कि भाव मंजरी के मंच पर आज ओमकार चौधरी जी के साथ हमें बातचीत करने का अवसर मिला है। क्या आप सभी लोग मुझे देख सुन पा रहे हैं ठीक से? तो कृपया मुझे एक संदेश के माध्यम से ये सूचित कर दें कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से। जी सभी को अभिवादन। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी आवाज आप सभी को ठीक से आ रही है? कृपया संदेश के माध्यम से एक बार सूचित करेंगे तो मुझे सुविधा होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी आवाज आपको सही से आ रही है कि नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमिता शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहती थी कि जो मुकाम ओमकार चौधरी जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में हासिल हुआ है वो बहुत बड़ा मुकाम है और उस मुकाम तक विरले लोग पहुंच पाते हैं। मौजूदा अभी ओमकार चौधरी जी हरिभूमि के संपादक के रूप में कार्यरत हैं और बहुत ही जिम्मेदारी की अपनी भूमिका वो निभा रहे हैं। निरंतर लोगों को सजग कर रहे हैं अपने संदेशों के माध्यम से। अरुण घाटके जी आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। गजेंद्र सिंह राठौर जी बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो आज अभी बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो मैं अभी जोड़ती हूँ भाव मंजरी के मंच के साथ आदरणीय ओमकार चौधरी जी को। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाव मंजरी साहित्यिक मंच पर। गायत्री जी आपको भी नमस्कार, और जितने भी फेसबुक के इस आपके भाव मंजरी के प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं लाइव, उन सबको भी मेरा बहुत हृदय की गहराइयों से नमस्कार। आपको हम अपने समक्ष पाकर आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमें ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितने हम साक्षात्कार करते रहे हैं आज हमें कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। आज हम आपसे बात करके कुछ जान पाएंगे, सीख पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, और जो कन्वर्सेशन आजकल आप कर रही हैं जी बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका। तो जी इसके लायक आपने मुझे समझा है तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। और प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं पत्रकारिता के बारे में या जो भी दूसरे आयाम हैं, उन सब के बारे में बातचीत हम कर पाएंगे।
आपका बड़प्पन है, आपकी सरलता है कि जो आप सम्मान दे रहे हैं मंच को या हमारी गतिविधियों को, या जिस तरह का कार्यक्रम हम यहाँ पर चला रहे हैं, वो आपका बड़प्पन है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक मुकाम जो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में है, और जिस तरह से आप निरंतर प्रयासरत हैं और निरंतर लगे हुए हैं लोगों को सजग करने में, सही आईना दिखाने में, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं भाव बहुत मंजरी बहुत मंच पर धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ काजी। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका ताल्लुक जो है मेरठ से है, उत्तर जी प्रदेश जी से। जी। तो आप का बचपन एक गांव के परिवेश में बीता, किस तरह का आपका अनुभव था? आपके बचपन का कुछ अपनी यादें हमसे साझा कीजिए। एक्चुअल में गांव में तो जिस तरह से बच्चे जन्म लेते हैं और जिस तरह से उनका बचपन बीतता है, गांव की गलियों में, पशुओं के बीच में, जी खेतों की पगडंडियों पर, और कहना चाहिए कि खेतों में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वो जी सारे काम करते हुए, वो सारे काम सीखते हुए जो जी खेती के होते हैं, तो जी बचपन वैसे ही बीता है। और प्राइमरी पाठशाला में ही शिक्षा दीक्षा हुई है। और वो भी सब आप तो जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश उस समय कैसा हुआ करता था। जी हिंदी बिल्कुल। माध्यम के हिंदी माध्यम के सरकारी प्राइमरी स्कूल होते थे, तो जी उन्हीं में शिक्षा हुई है। इंटर कॉलेज तक की शिक्षा वहीं हुई है, गांव में ही। मेरा गांव पड़ता है मेरठ से सरधना रोड पर, दबतवा करके है। तो एक जी। किसान परिवार में, और किसान भी बहुत सामान्य किसान, कोई हम्म। बहुत बड़े जमींदार नहीं, एक सामान्य जो औसत किसान होते हैं। जी और माता पिता, ताऊ बाबा, जितने भी लोग थे वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि हम लोगों को करना क्या है, बनना क्या है। कोई बहुत जी ज्यादा समझ भी नहीं थी, जैसी आमतौर पर गांव के बच्चों को समझ होती है वैसी ही थी। पर इंटर कॉलेज के बाद जब मेरठ कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश किया, तो उसके बाद थोड़ा चीज़ों को समझना शुरू किए। और उसके बाद फिर थोड़ा लेखन में रुचि थी, तो पत्रकारिता की तरफ चले आए। क्या बात है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि लेखन की रुचि का जिक्र आप तभी कर चुके हैं कि आपके बचपन में ही आपको लेखन के प्रति रुझान, आपका इंटरेस्ट जो है वो बन गया था। लेकिन मैं ये जी जी। जानना चाहती हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ही साधारण जीवन शैली थी गांव की, और बहुत ही साधारण परिवेश था, बनस्पत इसके आप कह रहे हैं कि कोई मार्गदर्शन नहीं था, लेकिन आज के समय में जब लोगों को बहुत मार्गदर्शन मिलता है, बहुत पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं, तो भी करियर काउंसलर्स की जरूरत पड़ती है, उस समय जो सोच लेते थे वो अब कर पाते थे। तो कैसे फर्क देखते हैं, फर्क आज के बहुत माहौल का? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जी हमें तो याद है कि हमारा जो घर था गांव का, उसका जी एक पोर्शन जो है वो अ, पक्का था, और जी दूसरा पोर्शन जो है वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। और जी। उस कच्ची मिट्टी वाले पोर्शन के पास एक छप्पर पड़ा हुआ था। और अच्छा। छप्पर में हम लोग जो है लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। उस समय बिल्कुल। तक बिजली भी नहीं आई थी, बल्ब भी नहीं आए थे। जी तो और आज का दौर अगर हम देखें, तो आजकल के बच्चों को तो सब कुछ हासिल है। मतलब हम्म। माँ बाप भी उनको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। उनके लिए लाइटिंग की भी ठीक ठाक व्यवस्था है। बहुत कुछ है। वो अगर घंटों घंटों पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनकी टेबल पर उनकी मम्मी जो है आकर के कुछ खाने पीने का सामान भी रख देती है। उसकी बेशक। हर तरह की चिंता करती है। जी कैरियर काउंसलर भी हैं, माँ बाप भी हैं। और संचार के बहुत सारे माध्यम आ गए हैं, और मार्गदर्शन करने वाले मीडिया के बहुत सारे पेजेस भी हैं, कार्यक्रम भी हैं। तो वो इजीली अपनी हॉबी के फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, और एक खास मुकाम बना सकते हैं अगर डेडिकेशन है, अगर डिसिप्लिन है। ये सब चीजें हैं, और थोड़ा सा मेहनत करने का थोड़ा सा जज्बा भी है।
तो वो अच्छा कैरियर आज बना सकते हैं। पर उस समय, हमारे समय तो कोई वाकई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि गांव में पढ़े लिखे ही कितने होते थे, और जो पढ़े लिखे होते थे वो आज भी जो हालत है कि गांव छोड़ करके पलायन करके शहरों में बस जाते हैं, वही हालत तब भी थी। जो जी मुट्ठी भर पढ़े लिखे थे भी, वो सब गांव छोड़ करके शहरों में जाकर के बस गए थे, वहीं नौकरी करते थे। गांव से उनका वास्ता तीज त्योहार पर आने का था, बस 2-4 घंटे का, और उसके बाद फिर शहर में चले जाते थे। तो जो गांव के बच्चे होते थे, उनको कोई गाइड करने वाला होता ही नहीं था। होता नहीं था। सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि उस वक्त पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, तो कहने का भाव ये है कि उस समय जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज थी उनको अवेल करने वाले लोग बहुत कम थे, तो उस समय अवसर ज्यादा उपलब्ध थे आज के मुकाबले। जी जी। तो आज अगर हम आज के परिवेश की बात करें तो उतने जितने अवसर हैं उससे ज्यादा प्रतिभाएं हैं और उससे ज्यादा कंपटीशन है। मतलब उस समय आप कहना चाहते हैं कि प्रतियोगिता नहीं थी। बहुत ज्यादा प्रतियोगिता नहीं थी, जी बहुत ज्यादा रोजगारों को लेकर के मारामारी भी नहीं थी, जी। और शायद उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी जितनी 90 के दशक के बाद उदारीकरण का और वैश्वीकरण का दौर शुरू होने के बाद अपॉर्चुनिटीज ने जन्म लिया। पहले जी बिल्कुल। पहले चीजें सीमित थी, लोगों जी। की इच्छाएं आकांक्षाएं भी बहुत मेरे विचार हाँ, से सीमित हुआ करती थी। आजकल तो मैं तो अपने क्षेत्र में ही देखता हूं, तो जब जी किसी के हाथ में नियुक्ति पत्र आता है तो वो हैंडसम सैलरी, आकर्षक हाँ। पैकेज, और जी। एक बहुत आला दर्जे का पत्रकार तुरंत ही बन जाना चाहता है। तो ऐसे जी। ही अलग अलग सेक्टर में है, लोगों हम्म, की जो आकांक्षाएं हैं वो सातवें आसमान पर चली गई हैं। चली इसको गई मैं है बुरा भी नहीं बिल्कुल। इसको मैं बुरा भी नहीं मानता हूं, पर जी। उसके लिए दिक्कत ये होती है कि जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, और जितनी जानकारी हमें उस फील्ड के बारे में होनी चाहिए, जितनी तैयारी हमारी होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाथ उनका तंग रहता है। तो हम्म। अगर चाहे पत्रकारिता हो, लेखन हो, या आप वकील ही बने, आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस हम्म। क्षेत्र के बारे में अगर पूरी तैयारी करके जाएं, तो शायद जिन बुलंदियों पर आप पहुंचना चाहते हैं, जो वो बहुत आप थोड़े पहुंच समय में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, शायद उसमें आसानी होती। जी। और यहाँ सवाल हमारे पास पूछा जा रहा है कि आज के समय में गांव में भी पूरी सुविधाएं हैं, कॉलेज गांव तक पहुंच गए हैं, बिजली पानी सब गांव तक पहुंच गया है, लेकिन जो लोग हैं वो शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, गांव में रहना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्या फर्क आया है? उर्मिला माथुर जी का ये सवाल है आपसे। उर्मिला जी नमस्कार। फर्क तो आप लोग महसूस करते ही होंगे कि गांव में एक तो पार्टी पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है। जब से जी। ग्राम प्रधानों के, ग्राम पंचायत के, पंचायत समितियों के, ब्लॉक स्तर के जो चुनाव वगैरह हुए हैं, शुरू हुए हैं, ठीक है, आपने निचले स्तर तक जाकर के लोगों को पावर दी है, काम जी। करने का एक उनको मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन हम्म। पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, दुश्मनियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, एक हम्म। दूसरे को देख करके ईर्ष्या का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी 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 जी। और ऐसे में अगर कोई ठीक ठाक नौकरी पर है, उसने अपने घर को ठीक से संवार लिया है, या हम्म। अपने और दो चार जो सगे संबंधी हैं उनके रास्ते खोल दिए हैं आगे बढ़ने के, विकास हम्म। के, तो इसको लेकर के एक अजीब सा एक जो होता है ईर्ष्या का भाव, और फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के जिस तरह के झगड़े होने शुरू हो गए हैं, जिस तरह के क्राइम शुरू हो गए हैं, और जब से ये जो शराब के ठेके जगह जगह खुल गए हैं, और गांव क्या में तो बात, बहुत ही बिल्कुल ठीक ज्यादा, कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी। गांव में तो इतना विस्तार हो गया है शराब का जी। कि वहां अगर शाम को आप 4-5 बजे के बाद पहुंच जाएं, तो वहां बैक गियर में ही दिखाई देते हैं मोस्टली लोग जो हैं। तो जी। उससे क्या है कि झगड़े, टेंशन, और जो एक एक माहौल जो नहीं रहा है वो।
वो संबंधों सौहार्दपूर्ण में माहौल नहीं रहा है। जी जी संबंधों जी। में जो एक गर्मजोशी हुआ करती थी गांव वो में, नहीं रही है। वो कहीं ना कहीं उसका पतन हो गया है। और यही वजह है कि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या नौकरी पेशा लोग हैं, वो अब वो गांव के पलायन जीवन कर। से निकल करके और जी शहरों जी। में जाकर के सुकून की जिंदगी जीना चाहते कमलेश चौधरी जी, सुधीर नांदल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और कमलेश चौधरी जी पूछ रही हैं कि आपका लिखा एक यात्रा वृतांत मैंने पढ़ा था, सुकीर्ति प्रकाशन से खरीदा था, उसका नाम बड़ा रोचक था, अब याद नहीं आ रहा। यदि आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। किताब किसी को दी थी, वापस मिली नहीं। ये पूछ रहे हैं कमलेश हैं। चौधरी। अच्छा, वो डंडन लंदन की बात कर रही हैं शायद। जी तो डंडन लंदन जो है वो कैथल के पब्लिकेशन ने प्रकाशित की थी। मैं 2013 में लंदन की यात्रा पर गया था, बड़ी संक्षिप्त सी यात्रा थी। जी और मेरी पहली विदेश यात्रा थी। जी। तो पहली विदेश यात्रा को लेकर के आदमी के मन में क्या कौतूहल होते हैं, किस कौतूहल किस होते तरह हैं, बिल्कुल। किस किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्या क्या मुश्किलात आती हैं। और जब आप यूरोप के किसी देश में जाते हैं तो वहाँ की जो भव्यता है, जी वहाँ का जो वैभव है, जब वो आपको दिखाई देता है तो फिर आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि हमारे यहाँ का परिवेश कैसा है, यहाँ का हम्म, परिवेश कैसा है, हम कितने आप साल तुलना करने पीछे लगते हैं। हैं। आप हाँ, तुलना तो करने लगते हैं। जितने भाव आ रहे थे उस सब को लेकर के मैंने वो यात्रा यात्रा वृतांत लिखा था। और वो किताब काफी पसंद भी की गई थी। कमलेश दीदी, आपको जवाब मिल गया, धन्यवाद कह रहे हैं आपको। और मोनिका शर्मा हमारे साथ हैं। मोनिका शर्मा कह रही हैं कि आप जमीन से इतना जुड़ाव रखते हैं, आपसे कितना कुछ सीखा जाता है, सीखा जा सकता है, अब अथाह भंडार है ज्ञान का। आप इतने सरल और सहज कैसे रह पाते हैं? ये तो मेरा भी सवाल है आपसे कि आप इतने सरल और सहज कैसे रह पाते हैं? मोनिका जी नमस्कार। एक्चुअल में क्या है कि अ, मैं तो कई बार अपनी मीटिंगों में भी कहता हूँ, जब संपादकीय विभाग की मीटिंग लेता हूँ या जी यूनिवर्सिटी जब मुझे बुलाती हैं व्याख्यान वगैरह के लिए किसी विषय पर, तो वहाँ भी मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि ये पद, ये सब चीजें, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब परमानेंट चीजें नहीं हैं। कुर्सी नहीं है। परमानेंट चीज नहीं है। जी परमानेंट चीज ये है कि आप व्यवहार कैसा करते हैं, आपका आचरण कैसा रहता है। आप अब अगर कोई नया पत्रकार भर्ती होता है तो कुछ समय बाद ही कॉलर खड़े करने करने लगता है, दरोगा जैसा व्यवहार करने लगता है। जी तो मैं सबसे यही कहता हूं कि भाई सहज सरल बने रहो, उदार बने रहो, सीखने की हमेशा एक प्रवृत्ति बनाए रखो, जीवन में हमेशा विद्यार्थी बने रहो। और चूंकि मेरा तो बैकग्राउंड गांव का है, मैं किसान परिवार से हूं, तो मैं कभी ये चीज नहीं भूलता हूं जी कि हमने कितने अभाव में अपना जीवन शुरू किया था और किस तरह से हमने दिन रात मेहनत करके, संघर्ष करके, अनुशासन के साथ कोई मुकाम हासिल किया है, अगर किया है तो। जी और थोड़ा बहुत जो लेखन है या पत्रकारिता में योगदान है, ये सब इसलिए हो पाया कि हम सुहृदय बने रहे, उदार बने रहे, सहज और उदार सरल बने। बने रहे। जी अगर हम अहंकार पाल लेते तो हमारी सीखने की क्षमता उसी समय खत्म हो जाती है। जी तो आप विद्यार्थी बने रहिए। और जब आप जी विद्यार्थी बने रहते हैं तो जिनसे भी आप कुछ सीखते हैं उनको आप गुरु मानते हैं। और जी। जब गुरु मानते हैं तो सहज और सरल तो अपने आप ही बने रहेंगे। बनी रहती है। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। और निश्चित ही हम भी यहाँ बैठकर और ये रिकॉर्डिंग देखकर भी हम बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो कई चीजें जहन में रुकती नहीं है। और बहुत बड़े कुछ अच्छे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार शकीर जमाली, जनाब शकीर जमाली, जो बहुत बेहतरीन एक शायर है, मारूफ शायर हैं, वो हमसे जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब शकीर जमाली जी, जुड़ने के लिए। और आप ये मानिएगा कि मैं आज बिल्कुल उम्मीद कर रही थी कि आज जिन जिन लोगों की उपस्थिति यहाँ रहने वाली है इस मंच पर, क्योंकि सभी आपको सुनना चाहते थे, सभी आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत बहुत तहे दिल शकील से जी को मेरा भी नमस्कार। जी बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पत्रकारों में भी एक दारोगा जैसी जो है फीलिंग आ जाती है कि हम वाकई, हमारे हाथ में कोई ताकत आ गई है, कलम की ताकत आ गई है, और कई बार उसका दुरुपयोग भी होता है।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कॉलेज के समय में जब आप कॉलेज की आपकी पढ़ाई हुई तो उस समय का जो दौर था एक बहुत ही खूबसूरत दौर था। और जितना मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जान पाई हूँ, आपके जो कला के प्रति बहुत आपका शुरू से ही बहुत ज्यादा दिलचस्पी आपकी रही है कला में। तो किस तरह का आपका कॉलेज का समय था? क्या बहुत गंभीर थे जैसे आज गंभीर होना एक उम्र के साथ होता है, एक गंभीरता होती है कि आपने अंदर से गंभीरता को पकड़ के रखा है। आप कैसे थे उस समय पे जब आपका कॉलेज का मैं अध्ययन का समय था? हम लोग तो एक सहज जैसा जीवन होता है ना, जैसे गांव के जी। बच्चे का जीवन होता है, जैसा युवावस्था में होता है, जी। वो सारे स्वभाव मेरे भीतर भी थे। मैं कोई अलग अलग नहीं था, पर जी। थोड़ा सा अंतर्मुखी मैं शुरू से ही रहा हूँ। जी। अभी जैसे गांव में हमारे जो ताऊ थे, चाचा थे, दूसरे लोग थे, उनमें जमीनों को लेकर के झगड़े होते रहते थे। जी। कई बार तो मारपीट की नौबत आ जाती थी। और बहुत आम बात और थी वो। हाँ, एक आम बात थी। और कोर्ट कचहरी और रोजाना तू मैं गाली गलौच, ये सब लाठियां उठ जाती थी। जी। मैं शांत भाव से बैठ करके पढ़ता रहता था। क्या बात है। तो तो कई बार आस पड़ोसी कहते थे कि इसकी सेहत पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अच्छा। और जब उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए मेरठ गए तो वहाँ भी बहुत सारे यार दोस्त थे, बहुत सारे लोग थे, फील्ड में बैठ जाते थे, गप्पे मारते थे, चुटकुले सुनाते थे। वो भी सारी चर्चाएं करते थे जो लड़के करते हैं आपस में बैठ करके। तो वो सब है। लेकिन कई बार मुझे लगता है, और ये इसको मैं अपना अवगुण भी मानता हूँ, या एक कमी मानता हूँ, कि बहुत जल्दी मैं किसी से खुलता नहीं हूँ। जी। जब तक के सामने वाले के बारे में मैं ठीक तरीके से समझ ना लूं, तब हम्म। तक मैं खुल करके उससे बात नहीं करता हूँ या उससे इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ। बहुत हम्म। सारे लोगों में एक गुण होता है कि वो चाहे किसी से भी मिलें, कभी कभी भी मिलें, तुरंत ऐसा मतलब बात करने लगते हैं खुल करके, जी। जैसे बरसों से जानते हो। जी। तो मैं उनकी सराहना भी करता हूँ कि उनमें ये गुण है, और जी। अपना कहीं ना कहीं अंडरलाइन करके चलता हूँ कि भाई मेरे में इतना ये गुण नहीं है। लेकिन जी। जब मैं किसी को समझ लेता हूँ, जब मैं किसी को जान लेता हूँ, पहचान लेता हूँ, उसके बाद फिर वो रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं। क्या मेरे बात है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे 30-30, 35-35, 40-40 साल पुराने दोस्त हैं। जी। और उनके साथ वैसे ही गर्मजोशी के और विश्वास के रिश्ते आज तक बने हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और आपके मित्रों की सूची में से कुछ आपके मित्र मुझे, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ, सामने मुझे जी। नजर भी आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार कर रही हैं मनीष नांदल आपको, सुधीर नांदल भाई सब भी जुड़े हैं और आपके लिए नमस्कार का संदेश दिया है। वो और मेरा वो मेरा कब अपना परिवार बन गया। परिवार है। तो जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानूं कि आप जी कुमार विनोद बहुत खूबसूरत गजलें कहते हैं, गजलकार हैं और कह रहे हैं कि वक्त तो लगता है। सही कहा आपने। ये दिल की बात होती है, दिल तक पहुंचने में वक्त तो लगता है यकीनन। और कुमार जी को कुछ भी में मेरा नमस्कार। कुछ मेरे जैसे लोग हैं कि मैं, मुझे लगता है मैं आपसे पहली बार बात, दूसरी बार बात कर रही हूँ शायद से। जी जी। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जिस तरह का आपका प्रोफाइल होता है, अब जैसे आप पत्रकारिता में थे, हालांकि पत्रकारिता में अंतर्मुखी रहना कोई ज्यादा आपस में तालमेल नहीं रखता, लेकिन मुझे आप बहुत ही सहज लगे कि जिसके साथ भी आपको बात करना है, एक कहेंगे कि संबंध किसी के साथ आपके लगातार बने रहे, उसके लिए समय लगता है, लेकिन निश्चित तौर पर बात करना सहज है आपसे, मुझे ऐसा लगा। जी जी। नहीं, वो सबके लिए है। पर जी। व्यक्तिगत रिश्ते जब मतलब की बनते बात हैं, आती है, तो उसमें वहाँ समय लगता थोड़ा सा एक है। समय बिल्कुल। मैं जरूर लेता हूँ। तो उसमें इसको आप मेरा अवगुण भी कह सकते हैं। पर जहाँ तक प्रोफेशनल एक जो मेरा काम है, जी। चाहे मैं रिपोर्टर रहा हूँ, चाहे मैं सब एडिटर रहा हूँ, या अलग अलग पदों पे अलग अलग शहरों में रहा हूँ, या फिर हम्म। अब मैं संपादक की भूमिका में हूँ,
तो प्रोफेशन के साथ कोई हिचक नहीं, कोई अंतर्मुखी स्वभाव नहीं। जी सैकड़ों लोगों के, सैकड़ों हस्तियों के इंटरव्यू मैंने भी किए हैं, और असंख्य नेताओं से भी मिला हूँ, उनसे जी संबंध भी रहे हैं। जी तो वहाँ कोई प्रोफेशन के साथ कोई अंतर्मुखी स्वभाव नहीं चलता है, नहीं वहाँ चलता है। रहता है, वहाँ जी चलता है। वहाँ तो जो जिस तरह की आवश्यकता है वैसा ही व्यवहार चलता ही है, और वो होना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे आपने अभी बताया भी और ज़िक्र भी किया और मैं जानती भी हूँ, मैंने थोड़ा जो देखा समझा, आपने बहुत सारे साक्षात्कार लिए हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग जो हैं, उन सब के आपने साक्षात्कार लिए हैं। तो किस तरह का अनुभव, कोई कोई रोचक अनुभव बहुत रहा हो, कोई खास साक्षात्कार कभी लिया हो जो आपके दिमाग में रह गया हो कि हाँ, ये कुछ ऐसा था जो अलग था? अरे बहुत रोचक बताइए, कोई प्रसंग रोचक है। प्रसंग बताइए। जी, स्वागत बहुत है। बताइए ज़रूर। बहुत रोचक प्रसंग है। एक जी, बार बड़े प्यारे गीतकार हैं, अभी हैं, संतोष आनंद। जी, उन्होंने मनोज कुमार की कई पिक्चरों में गाने लिखे हैं। एक प्यार जी, का नगमा है, मौजों की रवानी है, बहुत खूबसूरत जिंदगी और गीत है। कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, जी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा, क्या बात! बहुत खूबसूरत पूरब गाने। और पश्चिम में। तो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे। तो एक बार उनका इंटरव्यू करना था मुझे। हुँ, हुँ। तो अ, उनको बहुत बार मंचों पर सुना था, तो मैंने उनको फोन किए, एक किया, दो किया, चार किए। बड़ी मुश्किल से तो वो तैयार हुए इंटरव्यू के लिए, कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहे। फिर एक दिन तय हुआ कि भाई आज करना है। तो उन्होंने हुँ, कहा कि आप आ जाइए, पर घर में नहीं बैठेंगे। अब घर में जी, नहीं बैठने का कोई कारण होगा। तो जी, फिर भी, तो मैं अपनी गाड़ी और मेरा फोटोग्राफर साथ में, उन दिनों मैं दिल्ली में था, तो हम जी, लोग गए, सुखदेव विहार में रहते हैं वो। तो जी, वहां जाकर के जब हम उनके घर के सामने गए तो हमने उनको बुलाया, वो गाड़ी में बैठ गए। तो कहने लगे कि ओमकार जी, ऐसा करते हैं कि जरा हज्जाम के यहाँ चलते हैं, मुझे दाढ़ी बनवानी है। आपका जो फोटोग्राफर है उसको फोटो वोटो भी खींचने होंगे, तो जरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा हाँ जी। चलते हैं। तो हमने संतोष आनंद की दाढ़ी बनवाई साहब। उसके बाद वहां से वो निकले तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, यहीं पड़ोस में एक दुकान है, जरा थोड़ी दवाई भी ले लेते हैं। फिर हम वहां चले गए, वहां से दवाई दी। उसके बाद जो है फिर आकर के गाड़ी में बैठे तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, यही आधा किलोमीटर की दूरी पे एक ठेका है देसी शराब का, और उसका चलते हैं, वहां से कुछ ले लेते हैं। तो अब आप मेरी हालत समझ सकती हैं। मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया था, और वो मुझे चक्कर कटवा रहे थे हज्जाम की दुकान के, मेडिकल स्टोर के, शराब की दुकान के। फिर वहां से जी, साहब वो भी उनको उन्होंने लिया। फिर कहने लगे कि चलते हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर मेरा दोस्त है, वहां बैठ करके पीते हैं दोनों भाई और वहीं बात करेंगे। तो मैंने उनको अच्छा, समझाया, मैंने कहा संतोष आनंद जी, मैंने जीवन में कभी हाथ भी नहीं लगाया है। अब वो मेरी जी, तरफ देख रहे थे आश्चर्य के साथ, कैसे संपादक हो, कैसे पत्रकार हो, आपने कभी पी नहीं? मैंने कहा हाँ जी, मैंने नहीं पी। इसको आप मेरी कमी समझ लीजिए, पर आप अपने मित्र के साथ बैठ करके इसका मदिरा पान करिएगा, पर जो जिस काम के लिए हम आए हैं वो कर लेते हैं। फिर गाड़ी में बैठ करके ही मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो क्या बात बहुत सारे रोचक किस्से हैं। है। उर्मिल माधव जी जो है मुंबई में रही हैं काफ़ी, और वो कह जी। रही हैं बहुत सन की बुढ़ऊ हैं संतोष आनंद जी। ये परिचित है उनसे। तो वो शायद शायद फिल्म इंडस्ट्री में उनका करियर बहुत लंबा हो सकता था, पर कुछ कुछ कमियां होती हैं ऐसी शख्सियतों में। इतने प्यारे गीतकार हैं, इतने अच्छे कालजयी गीत लिखे हैं फिल्मों में, जी, और मंचों के भी बहुत सफल कवि हैं, लेकिन कुछ कमियां रही, कुछ कुछ रह डेडिकेशन में कमी रही, कि जिसकी वजह से मुंबई में टिक नहीं जी। पाए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वो किरदार अलग किस्म के होते हैं, जो कुछ कई बार जीनियस लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो हमें वाकई हजम नहीं होती, और हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे। बहुत ही औचक उनके जो व्यवहार हैं आपके सामने आते हैं, वो कई बार अजीब होते हैं।
अभी बिल्कुल। अजय अज्ञात भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। कुमार विनोद, कभी एक संतोष होता था शायद जी। हाँ हाँ। और एक हम्म, जी, कभी एक संतोष जी। एक सवाल है आपसे कि आजकल जो पत्रकार हैं, जीएमएस अथोया से पूछ रहे हैं कि ओमकार जी नमस्कार, और आजकल जो पत्रकार हैं उनमें इतनी उग्रता क्यों है, वो हमेशा एक जज की भूमिका में क्यों रहते हैं? आह, ये बहुत ही मौजूद सवाल है। मैं सबसे पहले तो उनको नमस्कार करता हूँ और एक जी अच्छा सवाल पूछने के लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ। जी संकट देखिए वही है कि अ, बहुत सारे लोग अलग अलग संस्थाओं में, खाली पत्रकारिता की बात नहीं है, अलग अलग हम्म, जगहों पर जो लोग पदों पर बैठे हुए हैं, वो हम्म, कई बार अपने भीतर खुदा का भाव ले आते हैं जी और वो जांचकर्ता भी बन जाते हैं, आरोप पत्र पेश करने वाला अभियोजन पक्ष भी बन जाते हैं, हम्म, वो वकील भी बन जाते हैं, वो जज भी बन जाते हैं, वो फैसला भी सुना देते हैं। तो ये संकट है पत्रकारिता का आज का। और जी ये संकट इसलिए है कि हम अपना मूल दायित्व भूल गए हैं। हमारा जो मूल दायित्व है वो है लोगों को सूचनाएं देने का। जी हमारा मूल दायित्व है लोगों को जागरूक करने का। जी हमारा काम जो है वो किसी जांच एजेंसी की तरह काम करने का नहीं है। और वो भी आधी अधूरी जानकारियां मिलने के बाद स्टूडियो में बैठ कर के हम उछलने लगे, किसी को आप मतलब बदनाम करना शुरू कर दें, किसी पर जी तोहमत लगाना शुरू कर दें। आपके पास पूरे दस्तावेज भी नहीं होते हैं, सारे जी पक्ष भी आप नहीं जानते हैं, इसके बाद भी आप कई बार लोगों का मान मर्दन कर देते हैं, मान हानि कर देते हैं। और जब जांच पड़ताल होती है, जब जांच एजेंसियां, विवेचना अधिकारी आरोप पत्र दाखिल करता है, जब जज उसकी सुनवाई करता है, दोनों पक्षों की जिरह होती है, और जब फैसला आता है तो पता लगता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईयां। तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे प्रकरण हमारे सामने हैं बिल्कुल। जब मीडिया के लोगों ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। जी और ये दौर तब आया था एक्चुअल में। अब तो बहुत हद तक चीजें ठीक हो गई हैं, पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो कुछ ज्यादा ही उग्रता दिखाते हैं और जी अब लोगों ने उनको अनदेखा भी करना शुरू कर दिया है। पर ये जो चीजें शुरू हुई थी, ये 98 के बाद, 1998 के बाद जब चैनल जो है 24 घंटे के हो गए थे, हम्म, तब एक प्रेशर था कि 24 घंटे की सामग्री कहाँ से जुटाएं। तो भूत प्रेत नागिन और पता नहीं क्या क्या, और स्टिंग ऑपरेशन, इतना जी कुछ, मतलब जो न्यूज नहीं था उसको न्यूज की तरह पेश किया गया। और उस समय बहुत सारे लोगों का मान मर्दन भी हुआ। और हम्म, बाद में जब उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े ऐसे मीडिया हाउस के मालिकों को और पत्रकारों को, तब उनकी अकल ठिकाने आनी शुरू हुई। अभी भी हैं कुछ जो चीखते चिल्लाते रहते हैं या एक अजब तरह का वातावरण क्रिएट करते हैं। मैं उसको पत्रकारिता नहीं मानता, मैं उसको तमाशा पत्रकारिता और एजेंडा पत्रकारिता मानता हूँ। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो एजेंडा इन्हें मिलता है पत्रकारों को, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो बात फिर भी थोड़ी अलग आती है। जहां हम टीवी पर देख रहे हैं, चैनल्स पर देख रहे हैं, बहुत ही उग्र व्यवहार है, बहुत ही अभद्र व्यवहार है। और कहना पड़ेगा कि इस तरह से उनको बिठाया जाता है सामने कि वो किसी के ऊपर भी, किसी का भी मान मर्दन कर सकते हैं। बहुत ही आपत्तिजनक उनकी भाषा होती है। तो इस किस्म की पत्रकारिता को, इस किस्म का जो एक सूचना के कहने का या सूचना देने का जो लोगों का आजकल ढंग है, और बहुत ही प्रतिक्रियात्मक रवैया है उनका कि अभी कोई बात आई नहीं है, प्रतिक्रिया इतनी स्ट्रांग आती है उनकी तरफ से। आप इस चीज को कहां तक इसको गलत मानते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए? बहुत गलत है, ये तो बिल्कुल सिरे से गलत है। जी क्योंकि जो आदमी स्टूडियो में बैठता है किसी विषय विशेष पर चर्चा करने के लिए, एक तो वो उसका एंगल खुद ही तय कर लेता है, फिर पूरी बहस को उसी तरफ हाँकने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल तीसरी बात, वो ऐसे ही गेस्ट को बुला करके बैठाता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, या जो वो चाहता है वही बोलते हैं।
उनमें एक दो दूसरे पक्ष के लोगों को भी बुला लेते हैं और फिर उनके साथ गाली गलौच ही नहीं करते, बाकी सारा कुछ कर देते हैं। तो मैं एक तो जो ये टीआरपी का खेल है, जो टीआरपी का प्रेशर है, जो मार्केट का दबाव है, उसको जिम्मेदार मानता हूं। दूसरे अयोग्य लोग, अभद्र लोग, और कहना चाहिए कि जिनको पत्रकारिता की एबीसीडी पता नहीं है, ऐसे लोग आ गए हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठ गए हैं। तीसरी बात, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं कि जो बार बार अपनी बेइज्जती करवाते हैं स्टूडियो में बैठ करके, केवल अपनी शक्ल दिखाने के लिए और प्रसिद्धि हासिल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आपको अगर पता है कि फला चैनल में आपकी बेइज्जती ही होती है, तो आप क्यों जाते हैं? जी आप क्यों लाइव हो रहे हैं? क्यों स्टूडियो में बैठे हैं? जी किस लिए आप बार बार अपना चेहरा दिखाते हैं? जी मैं आपको बताता हूं, मैं भी पहले चूंकि जब दिल्ली में रहा तो आकाशवाणी में भी जाना होता था। आकाशवाणी में तो बहुत ही सार्थक चर्चा होती है और बड़ी सम्मानजनक तरीके से विषयों पर विस्तृत चर्चा हो जाती है। जी आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, तो उसमें 3-4 जितने भी आपके भाग लेते हैं, वो तसल्ली से बैठ करके अपने विचार रखते हैं, सभी एंगल पे चर्चा हो जाती है। लेकिन जो टीवी स्टूडियो हैं, उनमें तो जिनको विशेषज्ञ के तौर पे बुलाया जाता है, जो सम्मानित संपादक हैं या पत्रकार हैं, उनको तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता। वहां बिल्कुल। पे एक दो पार्टियों के छुटभैया नेता आ जाते हैं और फिर उनके बीच में गाली गलौज, तू तू मैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना और पिछले 10-20 साल की एक दूसरे की कमियां निकाल करके सारा ज्ञान उंडेलने का काम शुरू कर देते हैं। तो मैंने फिर जाना बंद कर दिया। कई चैनलों को मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, वहां कोई बहस नहीं होती है। अगर आप सिर्फ इसलिए मुझे बुलाएं कि मुझे 2,000 का या 3,000 का चेक देना है और मैं वहां जाकर के तमाशा देखता रहूं बैठ करके, तो मैं ऐसी बहस में शामिल नहीं होना चाहता हूं, मैं जाता ही नहीं। आप चैनल्स पर तो नहीं जाते, लेकिन आपका चैनल बहुत पॉपुलर है। यूट्यूब चैनल की हम बात करें तो आपको जी जी। सुनने वाले, आपको देखने वाले, मैंने देखा कि आपका चैनल जो है वो बहुत सारी राजनीतिक और आपके जो विचार हैं अपने जिस भी संदर्भ में, जो आजकल के मौजूदा जो चल रहे हैं संदर्भ, उनमें जो आपके विचार हैं वो बहुत सूचना प्रद आपके वीडियोस होते हैं, बहुत सारी जानकारी आपके वीडियोस में होती है। तो जी आपका जी। जो यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि आपने बाकी चैनल्स पे जाना बंद कर दिया है, आपको पसंद जी नहीं है, लेकिन यूट्यूब चैनल आपका बहुत ही पसंद किया जाता है। तो मुझे उसके बारे में बताएं कि किस तरह आपको ये रुचि हुई कि यूट्यूब चैनल पे, मैं मानती हूँ सामग्री बहुत है आपके पास, तो किस तरह आप अपने व्यवस्थित करते हैं यूट्यूब चैनल को? वैसे तो ये 2008-9 दिसंबर में ही स्टार्ट हो गया था, पर जी। उस तरीके से प्रोफेशनली इसको मैंने कभी रन नहीं किया था। हम्म। पर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अ, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अब लोकसभा का चुनाव है, तो जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं देश की, जी। जो मुद्दे हैं, जो अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्र हैं और जो हम्म। अलग अलग पार्टियों के कारगुजारियां हैं, जी। उन पर मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके डालना शुरू करता हूँ। हम्म। जब डालना शुरू किया तो शुरू में तो खैर उतने व्यूवर्स नहीं आए, लेकिन बाद में मैंने देखा कि फॉलोअर्स की, सब्सक्राइबर्स की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। और हम्म। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक दिन में 1,500 2,000 हजार सब्सक्राइबर जो हैं वो आए, उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना शुरू कर दिया। क्या बात और करीब करीब 1.5 साल हुआ है अभी इसको सक्रिय रूप से चलाते हुए, और जी। 1,22,000 सब्सक्राइबर अब तक बन चुके हैं। हम्म। और अभी इसी हफ्ते यूट्यूब के जो सीईओ हैं उनका एक लेटर मिला है अप्रिसिएशन अरे का। वाह, बहुत बधाई और आपको, क्या बात है। हाँ, उन्होंने ये अप्रिसिएशन का लेटर दिया और एक इनका सिल्वर बटन होता है, ये सिल्वर बटन भी जो है उन्होंने भेजा अरे मुझे। वाह, क्या बात है सर। तो ये इससे एक उत्साहवर्धन होता है और लगता है कि हम उत्साहवर्धन, सही निश्चित सही उत्साहवर्धन दिशा में होता है। बढ़ रहे, सही जी। दिशा में बढ़ रहे हैं। जी। उर्मिल माधव जी, मैम, आपको अपने सवाल का जवाब भी मिला होगा, क्योंकि आप पूछना चाह रहे थे कि यूट्यूब चैनल की बाबत आपके क्या विचार हैं। तो यूट्यूब में
ओंकार जी का जो मकाम है, जैसे पत्रकारिता में एक मकाम है, यूट्यूब चैनल भी उनका बहुत पॉपुलर है। और मैं आपको डेफिनेटली, मैं इसके बाद, प्रोग्राम के बाद आपको लिंक भी भेजूंगी। मुनीश नांदल जी, जी मैं कुछ एक सवाल जरूर लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपका जो साहित्य के प्रति आपकी अभिरुचि रही, और आपने 10 किताबें, 10 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत जी ही जी। विविधता लिए हुए है आपका लेखन। कहीं आप यात्रा वृतांत लिखते हैं, कहीं आप जीवनी लिखते हैं, और कहीं आप समसामयिक विषयों पर लिखते हैं। तो लेखन जी का जी। जो आपका अनुभव है, ये किताबें लिखने का, किस तरह का लेखन करने में आपको सबसे ज्यादा आनंद आया? मैं सभी तरह का लेखन कर लेता हूँ। जैसे मेरा एक उपन्यास है घेरा, जी तो उसमें जो उत्तर भारत के राज्यों में एक प्रथा है चादर डालने वाली। जी अगर जी अर्ली अर्ली एज में अगर किसी के विडोहुड हस्बैंड की में, डेथ जी। हो जाती है, तो किसी करीबी रिश्तेदार, देवर जेठ या इस तरह के लोगों द्वारा जो है उसको अपना लिया जाता है। तो इसके हम्म। पीछे एक सामाजिक सोच रही होगी। पर एक सोच मेरी दृष्टि में ये भी है कि कहीं जमीन ना चली जाए, कहीं दूसरी चीजें क्रिएशन ना हो जाए, दूसरे हम्म। तरीके के झगड़े शुरू ना हो जाएं, तो वो भी रहा होगा। लेकिन जिस औरत के साथ ये किया जाता है उससे आमतौर पे पूछा भी नहीं जाता है, उसकी इच्छा भी नहीं पूछी जाती है। सहमति नहीं पूछी जाती, जी। और उसको जो उसके घर वाले हैं या ससुराल वाले हैं वो अपनी मर्जी से ही ऐसा कर देते हैं। तो इस उपन्यास में यही सवाल खड़ा किया गया था कि नारी मन पर यह अत्याचार क्यों, कि वो पूरे जीवन के लिए अभिशप्त हो जाए किसी ऐसे आदमी के साथ रहने के लिए जिसको वो शायद पसंद भी नहीं करती है। तो एक उपन्यास था ये। इसके बाद पत्रकारिता पे भी कई पुस्तकें आई हैं। कुछ मैंने एक्चुअल में पूरे पत्रकारिता जीवन में हजारों लेख लिखे हैं, हजारों जी जी। कहानियां लिखी हैं, बहुत सारे रिपोर्टाज हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। तो कुछ उनके संकलन हैं। एक जो पर्वतारोही हैं ममता सोधा, उन्होंने 2010 में, हरियाणा की ही बेटी हैं कैथल की, और एक अ, दलित परिवार से हैं। उन्होंने हम्म। बहुत बड़ा अचीवमेंट किया था। पहली सिविलियंस थी जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। एवरेस्ट पे गई थी। वो आजकल हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं। तो उनकी जीवनी फिर मैंने लिखी, वो भी काफ़ी पसंद की गई। जी और यात्रा वृतांत पे मैं बता ही चुका हूँ कि लंदन की यात्रा पर मैंने लिखा था। इसके अलावा भी कुछ दूसरी पुस्तकें हैं, और आगे भी कुछ पुस्तकें आने वाली हैं। एक कारोबारी मीडिया के नाम से आने वाली है किताब, क्या जिसमें बात। मीडिया की ही पोल खोली गई है कि अब वो मीडिया का स्वरूप वो नहीं रहा है जो पहले मिशनरी हुआ करता था। अब जी। तो मेन जो मकसद रह गया है वो हम्म। धंधे को आगे बढ़ाना और मुनाफा कमाना रह गया है। मुनाफा तो वो कमाना रहे। चाहे, हाँ, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जो सामाजिक सरोकार थे, जो समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति एक भाव हुआ करता था मीडिया के लोगों में, वो कहीं जो बाजार का प्रेशर है और जो आर्थिक प्रेशर है उनमें कहीं खो गया है, कहीं दब गया है। तो हम बिल्कुल आपसे, ये हमारी उम्मीद वाबस्ता है कि जरूर आप कुछ ऐसा लेखन करेंगे जिससे मीडिया को भी जो है लोगों के सामने लाया जा सके सच्चाई को। अब ये हम बात कर रहे थे महिलाओं की स्थिति को लेकर, क्योंकि आप बहुत ही स्पष्टवादी हैं, और बहुत आपका जो लेखन भी और आपका जो भी विचार आपके मैं देखती सुनती हूँ आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आपके आपकी सोच को किसी बात से प्रभावित नहीं किया जा सकता। आपकी स्वच्छंद और स्वतंत्र सोच है, मैं ऐसा समझती हूँ। आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकारिता का जो एक, मैं कहूंगी, होना चाहिए, एक ट्रेट होना चाहिए, वो आपके अंदर हम देखते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पितृसत्तात्मक समाज रहा है आज जी। तक, अभी भी वही चल रहा है। तो पितृसत्तात्मक समाज में भले ही औरतों को बराबरी का दर्जा देने की बात की जा रही हो, लेकिन वो बिल्कुल सतही बात है, ये हम सभी जानते हैं। आपके क्या विचार हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए कितने का आपको लगता है कि उपलब्ध हैं अवसर आज के समय में, आज के परिवेश में? कुछ दरवाजे खुले हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ चेहरे हैं अलग अलग क्षेत्रों में जिनको हम प्रतीक तौर पर अपनी खाल बचाने के लिए उन चेहरों के नामों का उल्लेख कर देते हैं जी। कि साहब देखिए खेलों में तो देखिए, उन्हें देख। इन्होंने झंडे गाड़ दिए,
उन्होंने क्या बात। झंडे गाड़ दिए, ऐसे अंतरिक्ष में चली गई थी, ये हो गया था, वो हो गया जी था। जी 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 जी। और कुछ बड़े नेता नेत्रियों के नाम ले लेते हैं, कुछ फिल्मी हस्तियों के नाम लेकर के ये समझ लेते हैं कि शायद महिलाओं ने तो बहुत बड़े काम कर दिए हैं, अब ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मेरा नहीं। कहना सिर्फ इतना है कि भाई, आप जो ये तीज त्योहार मनाते हैं, कई बार महिलाओं को देवी का दर्जा दे देते हैं, कुछ क्षणों के लिए उनको खुश करने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। कभी गीता फगोट फोगाट का नाम ले लिया, कभी बबीता का ले लिया, कभी कृष्णा पूनिया का ले लिया, सीमा अंतिल जी। का हो गया, साइना नेहवाल का अपने नाम ले लिया, कुछ और ऐसे चेहरों के नाम ले लिए। इससे जो आपके कर्म हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके पितृ सत्तात्मक जो एक सोच है। अहंकार है और जो आपकी मुहिम है, उस पर पर्दा नहीं पड़ सकता है। जब तक आप अपने घर की नारी को सम्मान देना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप ये अपेक्षा करना बंद नहीं करेंगे कि वही आपको गिलास का पानी का गिलास दे, वही आपके लिए चाय बनाए, कभी आप रसोई में उसके साथ खड़े होकर के सब्जी बनाने में उसका सहयोग नहीं करेंगे, कभी आप सब्जी नहीं काटेंगे, और आप जो महिलाओं के दूसरे काम होते हैं वो उनमें हाथ बटाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि महिला के साथ आप बराबरी का व्यवहार कर रहे हैं। आप अगर दफ्तर में काम करते हैं तो आप आकर के अपने ऊपर थकान होने का भी, सिर दर्द का भी, और मतलब फिर पैर दबवाने का भी सारा उपक्रम करेंगे। लेकिन अगर एक कामकाजी महिला है जो दफ्तर से आई जी है, वो भी थकी हुई हो सकती है, वो भी जी। शारीरिक रूप से एग्जॉस्ट हुई होती है, वो भी सिर दर्द से मतलब पीड़ित हो सकती है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है ऐसे में? जब तक बिल्कुल। हमारे समाज के भीतर ये सोच पैदा नहीं होगी, तब तक ये बराबरी का ढिंढोरा आप कितना पीट लीजिए, मैं इससे कैसा, सहमत होने वाला। कैसा कितना समय आपको लगता है लगेगा इस सब में? भारत में विशेष तौर पर। कोई संभावना नजर बहुत आती है? समय, बहुत समय लगने वाला नहीं, नहीं होगा, ये होगा। होगा। और ये कुछ कुछ क्षेत्रों में होना शुरू हो गया है जहां महिलाओं ने दुर्गा का अवतार ले लिया है, हाँ बिल्कुल और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहां सीधे हो गए लोग। जहां हम्म। पे वो दुर्गा के रूप में आ जाती है, वहां बहुत जल्दी सीधे हो जाते हैं। तो जब तक ये पढ़ लिख करके खुद मुख्तियार नहीं हो जाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएंगी, जब बिल्कुल। तक वो घर में डोमिनेट नहीं करना शुरू करेंगी, तब तक दिमाग ठीक नहीं होंगे। अभी दिमाग आप ठीक यहाँ होने में सभी समय है। सभी लोग जो ओंकार जी के विचार जान रहे हैं, और सभी महिलाएं देखिए बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत हैं जो हमारे सामने आज बैठे हैं, और वो बिल्कुल कह रहे हैं कि आपको ये अवसर मिलेंगे नहीं, उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, आपको आगे बढ़कर वो अवसर लेने पड़ेंगे। और बिल्कुल ये सच्चाई है कि आप अगर अपने आप को शिकार बना के रखेंगे, आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तो आप सहेंगे। बस बेचारी बनना छोड़ दीजिए। बेचारे बनना छोड़ दीजिए, और जिस बहुत दिन ज्यादा। आप जिस दिन आप बेचारीपन के इस भाव से उभर जाएंगी, उस दिन ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका, बेचारा बनना छोड़ दीजिए। और एक बार के लिए बुरा लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपके लिए नहीं तो कम से कम आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें संभावनाएं नजर नहीं, आएंगी। ये आप। महिलाएं कर रही हैं। जिन महिलाओं के साथ परिवारों में, घर में, समाज में पक्षपात होता है, जिनको दबा के रखा जाता है, वो अपनी बेटियों को अब काबिल बना रही हैं, पढ़ा लिखा रही हैं, उनके लिए लड़ रही हैं। और जी। कहीं ना कहीं वो जो वो नहीं कर पाई, वो अपने बेटियों से करा करके ये साबित कर रही हैं कि मुझे तो नहीं करने दिया, पर मैं इसके मामले में नहीं सुनने वाली हूँ। तो ये जो बिल्कुल। सोच पैदा हो रही है, ये बहुत सकारात्मक एक बदलाव है। ये एक बहुत बदलाव, बड़ा बदलाव है जो महिलाओं में अब देखने में आ रहा है। तो ओंकार जी, आपका 35 साल का आपका जो है पत्रकारिता का आपका अनुभव हो चुका है, और इतने सालों के पत्रकारिता के जो प्रोफेशन को आपने चुना, उसका आपके व्यक्तिगत जीवन पे आपको क्या लगता है कि कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि नकारात्मक प्रभाव, किस तरह से आप लेते हैं
अपने करियर और अपने व्यक्तिगत जीवन के तालमेल को? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। जी। और शुरू में जब पत्रकारिता में आया था तो मैं भी थोड़ा सा उग्र था, अच्छा। थोड़ा सा मुझे भी कॉलर खड़े करने का शौक चल रहा था। लेकिन धीरे 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 चीजें समझ में आती हैं और परिपक्वता भी आनी शुरू होती है। तो बड़ा थैंकफुल हूँ ऊपर वाले का और उन सब का जिन जिन के संपर्क में मैं आया और मुझे खुद को चेक करने का मौका मिला और सुधारने का मौका मिला। जी। अ, आज अगर मैं शांत हूँ, सरल हूँ, तो इसकी वजह भी शायद वो बहुत सा बड़ी मित्र मंडली है जिनके संपर्क में मैं रहता हूँ। और शायद वो गुरु हैं जिन्होंने प्राइमरी पाठशाला में, इंटर कॉलेज में, फिर डिग्री कॉलेज में और उसके बाद भी हम तो कहीं से भी कुछ अच्छा सीख सकते हैं, बिल्कुल। किसी से भी सीख सकते हैं। तो उन सब के प्रति आपको कृतज्ञता प्रदर्शित करनी चाहिए, उनके प्रति आभारी होना चाहिए, क्योंकि हर एक से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आपके स्वभाव में भी कई बार इसीलिए बदलाव आता है क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ती है, कुछ आप धक्के भी खाते हैं, कुछ टक्कर भी लगती है आपको। तो जी। समय जो है वो कहते हैं ना कि बड़ा बलवान होता है, वो सब कुछ सिखा देता है। बहुत खूब कहा आपने। और ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि व्यक्तिगत रूप से किस पर्सनालिटी का, मतलब कोई पारिवारिक सदस्य है या फिर इसके अलावा कोई ऐसा कोई आपके जीवन में कोई व्यक्तित्व आया, या कौन आपके जीवन में जो कहीं भी आया और आप उसको फॉलो कर रहे थे, आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? आप किसे मानते हैं अपना रोल मॉडल? नहीं, गुरुओं का तो रहता ही है और पहली गुरु हमेशा माँ रहती है। जी। तो जो आपको जन्म देती है, जो आपको घुटनों के बल चलना सिखाती है, फिर पैरों पे चलना सिखाती है, आपकी हर बात का ख्याल रखती है, आपकी गलतियों को भी माफ़ करती है, आपकी मार्गदर्शक भी वही होती है। तो जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत अगर कोई है अभी तक भी, हालांकि अब वो दुनिया में नहीं है, तो माँ है। और सौभाग्य से फिर मेरी पत्नी का नाम भी कमलेश चौधरी है, शुरू में एक दर्शक जुड़ी थी कमलेश चौधरी के नाम से। जी। तो फिर कमलेश का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मैं जी। तो पत्रकारिता में 24/7 काम करता था, तो बच्चों को और घर को संभालने का काम उसी ने किया है और मुझे जी। संभालने का काम भी उन्होंने ही किया है। तो क्या बात उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इन दो कम से कम लोगों को ये एक सहज भाव से कह सकता हूँ कि उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत बड़ा है। आप सभी समझ पा रहे होंगे कि सरलता के लिए कहीं दो महिलाओं का योगदान है इसके पीछे। दो महिलाएं आपको खड़ी नजर आएंगी ओंकार जी के जीवन में, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। शुक्रिया डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जुड़ने के लिए। आप सभी लोग, ममता सूद जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीखने की सही ललक होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा रोचक सा सवाल ये है कि जिस तरह से हम उस समय की बात करें, जिस समय आपका बचपन था या जिस तरह का जीवन आपने जिया, और आज की जो जीवन शैली है वो बिल्कुल फर्क है उस जीवन शैली से जो हमने तब जी। तो मैं ये जानना जी। चाहूंगी कि उस समय की कौन सी ऐसी बातें हैं और इस समय की कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनको मिला के अगर कोई मौका मिले, कोई अवसर मिले, तो उस समय से क्या उठा के लाना चाहेंगे जो आज के समय में आपको लगता है होना चाहिए और कहीं खो गया है? सुकून, 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 सुकून और शांति। जी। वो जो खेतों की पगडंडी पे जाकर के घंटों बैठ करके अपने बचपन के यार दोस्तों के साथ बातचीत करते रहते थे। हम्म। कोई टाइम की फिक्र नहीं थी, चारों तरफ एक शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, चिड़ियों की चहचहाहट, जो खेतों में फसल थी हवा से लहलाती हुई हमारी आंखों के सामने, जो जी। रजबाहा था उसका बहुत स्वच्छ पानी बहता हुआ। हम्म। तो वो, और मैं अभी भी जब भी मुझे जाने का मौका मिलता है मैं गांव जाता हूँ, खेतों जी। पे भी जाता हूँ और खेतों के बीच में थोड़ी देर बैठता भी हूँ, उनको अपने कैमरे में कैद ही करता रहता हूँ।
तो वो जो सुकून के पल हैं वो, चाहे शहर में ओके। जितनी सुख सुविधाएं हो जाएं, चाहे जो कमा लें आप, पर जो वो आप खोकर के आए हैं वो आप कभी वापस नहीं पा पाएंगे। वो समय है जो गोबर के पुते कच्चे आंगन की महक होती है, वो आपको महक लगती है, लेकिन आजकल के बच्चे वहां खड़े भी नहीं हो सकते और पगडंडी पे चलना तो उन्हें आता ही नहीं है तो किस तरह से आप ये देखिए बदल गया है परिवेश। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो कैद जी जी? जी। हाँ जी, हाँ जी। और आज के समय में क्या अच्छा ऐसा हुआ है जो उस समय पे नहीं था और आप चाहते हैं कि काश ये चीजें उस समय पे होती? आज क्या ऐसा हुआ है? अब बहुत सारी चीजें हैं, और निसंदेह इस कैरियर ने एक 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 ऐसी पहचान दी है, हम्म। बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे संबंध, बहुत प्यारे लोगों से जुड़े हैं। हम्म। और इसी प्रोफेशन की वजह से अलग अलग शहरों में, अलग अलग समाचार पत्रों में, अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अवसर मिला है। समाज को कुछ समझने का, कुछ देने का, राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको वहन करने का अवसर मिला है। तो हम्म। उन सारे शहरों को, उन सारे समाचार पत्रों को, उन सारे समाचार पत्रों के ओनर्स को, और जितने भी समाचार पत्रों में काम किया है उनके सारे संगी साथियों को मैं उनके प्रति थैंकफुल ही रहता हूँ। और जो थोड़ी बहुत पहचान है, उसको मैं इसी प्रोफेशन की एक जरिया मानता हूँ, उसी की वजह से ये सब कुछ है। बाकी तो परिश्रम, डेडिकेशन, सारी चीज़ें तो एक किसान भी करता है बेचारा, जो 24/7 काम करता रहता है खेत में, और जी। उसको फिर भी ना पहचान मिलती है, ना उतना एक जी। शोहरत मिलती है, ना दौलत मिलती है। तो मेहनत तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सभी लोग अपना परिश्रम करते हैं। पर ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ असीम आपको अवसर हैं, उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। तो कम से कम मैं इसके प्रति थैंकफुल हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस क्षेत्र में लाने का फैसला किया, उसी की मर्जी है तभी आए। जी, मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ क्योंकि बार-बार एक चीज़ मेरे बातचीत में एक चीज़ सामने आ रही है आपसे बात करते हुए कि आप कृतज्ञता के सिद्धांत में बहुत यकीन रखते हैं। तो कृतज्ञता सभी का जो सिद्धांत है, उसके बारे में ज़रूर बताएँ, किस तरह देखते हैं आप इसे? लोगों को क्या इस तरह देखिए, से बताना चाहेंगे? हम इस आपाधापी और इस भागदौड़ की दुनिया में, जी। हम जो फ्री में मिलते हैं, जल, नदी का जल, जी। नहरों का जल, जो हमें जीवन देता है, अनाज भी देता है, जी। वायु, उसके प्रति हम थैंकफुल होना भूल गए। हम सूरज के प्रति थैंकफुल होना भूल गए। हम मिट्टी के प्रति, मातृभूमि के प्रति थैंकफुल होना भूल जी, गए। बिल्कुल। जो पांच तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर बने हुए हैं, और जी, अंततः जिन पांच पांच तत्वों में हमें जाके मिलना है, विलय हो हम जाना उनके है। हम उनके प्रति थैंकफुल होना भूल गए हैं। तो मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि जिससे भी आपको कुछ थोड़ा बहुत मिला है उसके प्रति थैंकफुल रहिए। क्या बात है! और और बिल जो जो सांसें आप ले रहे हैं इनके प्रति भी आप थैंकफुल रहिए। जी। जी, आपको श्वास मिले हैं, आप जीवित हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले आभारी होना चाहिए। और बिल्कुल ये बात छोटी है लेकिन समझने की है कि हम उन मूल संसाधनों के लिए भी हम धन्यवादी नहीं हैं, आभारी नहीं हैं। अब मैं आपसे, क्योंकि हमारे पास सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी पूछना चाहूँगी आपसे। मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जो हैं ओंकार चौधरी जी समसामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं और आपकी किसी भी जो आपकी बातें रहती हैं, जो आपके विचार रहते हैं, वो किसी भी राजनीतिक भावना से प्रभावित नहीं होते हैं या किसी तरह का ऐसा मंतव्य नहीं होता है आपका, आप बहुत निष्पक्ष कहते हैं और बिल्कुल आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत सहायता करेगा लोगों की, क्योंकि लोग सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं। आजकल पत्रकारिता बहुत मैनिपुलेटेड है। लोग अपनी बात अलग अलग तरीके से, जिस तरह से एक एडवर्टीजमेंट हम कहेंगे, जिस तरह से एक तरह का प्रचार कहेंगे, प्रचार बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर है
और होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके माध्यम से सही राय लोगों को लेने में सुविधा होगी, सही राय बनाने में सुविधा होगी, सही निर्णय लेने में सुविधा होगी। तो इसी बात से हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ माना जाता है संविधान का, तो आज निश्चित तौर पर आप खुद ही इसके खिलाफ कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष स्तंभ नहीं रह गया है, कहीं कमजोर स्तंभ हो गया है। तो इसका भविष्य आपको क्या नजर आता है पत्रकारिता का, इसी तरह से चलता रहा तो? देखिए, हर क्षेत्र में अच्छे लोग भी होते हैं, थोड़े खराब लोग भी होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा खराब लोग भी होते हैं। हम्म। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनकी वजह से सब कुछ चलता रहता है और बैलेंस होता रहता है। मैं तो ये क्या नहीं टीवी कहता देखना बंद कि कर दीजिए? क्या आप नहीं, सलाह देंगे लोगों को टीवी देखना बंद मैं कर ये दीजिए? मैं ये कह रहा हूँ कि अ, निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र रहना हर एक के बस का बात है भी नहीं। है और भी नहीं। ये आज आज के परिवेश में ये संभव भी नहीं है, क्योंकि आपकी कोई ना कोई विचारधारा रहती ही है। आप कहीं ना कहीं बिल्कुल। वैचारिक स्तर पर किसी ना किसी के साथ अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते ही हैं। हम्म। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि लोगों की आंखों में धूल मत झोंकिए क्या बात और है। अ, सही को सही कहने का सामर्थ्य और रखिए, और प्रोफेशन के साथ थोड़ा सा अन्याय करिए। और जी। पार्टी पॉलिटिक्स, ये खेमेबंदी, ये सब चीज़ें, जी। ये एक स्वाभाविक सी बात है आज के दौर में। कोई हम्म। इससे अलग रह नहीं सकता है। हर एक की हम्म। अपनी विचारधारा होती है। पर अल्टीमेटली जो समाज है, और समाज में भी जो अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है जो वंचित है अभी तक उन सारी सुख सुविधाओं से और विकास की ये दौड़ से, उसका थोड़ा सा बस ध्यान रखिए, बाकी चीजें हम्म। तो अपने आप ठीक हो जाती हैं। और अभी जैसे हम लोगों ने भी ये जो प्रयास शुरू किया था, लोगों को जो प्रतिभाएं हैं या फिर जो प्रतिनिधि हैं, अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, उनको हम इस मंच पर लाएं ताकि उनसे कुछ चीजें हम सीख सकें, लोगों तक जानकारी को पहुंचा सकें। ये सब जो क्रम हमारे शुरू हुए थे, ये हम सब चीजें जो करना शुरू किए थे, हमने लॉकडाउन के दौरान ये सब काम शुरू किए थे। तो जी लॉकडाउन जी। का आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि किस तरह का माहौल हुआ है लॉकडाउन की वजह से। आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा और आपने इस समय को किस तरह से उपयोग में लाया, जो ये लॉकडाउन में कोई आपको समय मिला कोई है? प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन जी। मैं घर में नहीं बैठा। मेरा रूटीन वही रहा। और जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो भी निश्चित है। उसी उसी तरीके से काम करते एसेंशियल रहे, जैसे, सर्विसेज में है आप, बिल्कुल आप हाँ, एसेंशियल जैसे सर्विस। जैसे मेडिकल सर्विस के लोगों ने किया, नर्स ने किया, जी। डॉक्टर्स ने किया, लैब टेक्नीशियंस ने किया, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने किया, वैसे ही मीडिया के लोग भी लगे रहे। मीडिया के लोग भी बहुत सारे इसके लपेटे में आए, पॉजिटिव हुए हैं, उससे बाहर भी निकले हैं। पर हम्म। हमारा काम चलता रहा। और हम्म। मेरा यूट्यूब का काम भी चलता रहा, मेरा अखबार का काम भी चलता रहा, मेरा लेखन का काम भी चलता रहा। तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं घर में बैठा ही नहीं। तो मेरा काम वैसे का वैसे ही चलता रहा। हाँ, बाकी लोगों को मैं ये जरूर सलाह दूंगा कि भले ही लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक पीरियड चल रहा है, पर जी। आप, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जी। आपको खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने मित्रों को बचाना है, और जी। अल्टीमेटली अपने देश को बचाना है। हमेशा बिल्कुल। सतर्क रहिए। लोगों से बिल्कुल करीब से मत मिलिए। अभी भी बहुत एहतियात की जरूरत है। जरूरत है, बिल्कुल निश्चित। बहुत कठिन निश्चित तौर पर चुनौती है। जरूरत। और इससे जो है बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधानी से रहना है, और डिस्टेंस अभी भी बना करके रखना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लॉकडाउन का जो विपरीत प्रभावों की अगर हम बात करें, क्योंकि आप तो इसेंशियल सर्विसेज में थे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी हाल ही में एक ऐसा बहुत ही वाकया हुआ, सुशांत सिंह, जो एक चरम पर एक अच्छी पोजीशन पर थे, अपने करियर के एक अच्छी जगह पर थे, पहुंच चुके थे उस ऊंचाई तक, उसके बावजूद ऐसा उन्होंने एक कदम उठाया। तो इस तरह से अवसाद ने लोगों को बहुत घेरा। तो इस तरह जो अवसाद में लोग चले जाते हैं, अब इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाने पे लोग मजबूर हो जाते हैं, किस तरह की आपको लगता है उनकी मनोदशा होती है और क्या उन्हें करना चाहिए कि वो ऐसा ना करें?
बहुत ही अफसोसजनक घटना है ये, न केवल जी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को। और जो थोड़ा सा भी अ, अ, सचेत रहते हैं इन इस तरह की घटनाओं को लेकर के, उनके लिए, उनके अवचेतन मन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। और जी इस घटना ने हमें ये सीख जरूर दी है कि हमारे बच्चे अगर हमसे दूर रहते हैं या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य दूर रहता है, अकेला रहता है, तो उसके संपर्क में सतत रूप से रहें, उसका जी कुशल क्षेम पूछते रहें। वो जी अगर खुद आपसे संपर्क नहीं कर रहा है तो ज़्यादा सचेत हो जाइए, और अगर हो सके तो जाइए, कुछ समय उसके साथ रहिए, उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश करिए। कुछ अगर उसके भीतर जी चल रहा है तो उसको कुरेद करके बाहर निकालिए, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा और इस तरह की घटना घटने से बच जाएगी। और ये अवसाद कई वजहों से होता है, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं निकल करके कि कुछ फिल्में उसके हाथ से चली गई थी, कुछ उसके जो निजी रिश्ते थे उनमें भी किसी तरह की व्याधियां आ गई थी, दुश्वारियां आ गई थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिनको वो शायद सहन नहीं कर पाया, इमोशनली कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव था। और होता भी है, एक एज ऐसी आती है जी और जब आपको लगे कि वो सारी, वो सारे एलिमेंट सकारात्मक नहीं हैं जो आपको ऊर्जा देते हैं, विश्वास का भाव देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का निराशा का भाव आ जाता है और एक गलत दिशा में चला जाता है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत प्रतिभावान एक्टर था, असीम संभावनाएं थी। जो भी जी परिस्थितियां रही हैं, जो फिल्म फैटर्निटी है उसको भी बहुत गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है, और पूरे समाज को और पूरे देश को भी इस पर सोचने की जरूरत है। केवल फिल्म क्षेत्र की बात नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह के प्रेशर रहते हैं उनमें कई बार आदमी इस तरह के डिप्रेशन में आ जाता है, और उनको बहुत गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ टैकल करने की जरूरत है। आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, तो जिस तरह से जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है उसकी कुछ खामियां हम देखते हैं कि बहुत खामियां बच्चों को एक अध्ययन करा के या उनको जो एक रियल लाइफ होती है उस एनवायरनमेंट के लिए उन्हें कहीं तैयार नहीं किया जाता। और ये जो अवसाद, क्योंकि आजकल कट थ्रॉट कंपटीशन है, कितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक जो भावनाएं बच्चों में आती जा रही हैं, बहुत ऐसा मौसम, आज ऐसा माहौल बन चुका है कि बस नंबर लेने हैं, ग्रेड्स लेने हैं। और इस स्थिति में वो मानसिक रूप से कमजोर होने की नींव बचपन से पड़ जाती है। जो आप गांव के परिवेश की बात कर रहे हैं ओंकार जी, की वो बच्चे खेला करते थे, कूदा करते थे, फिजिकल एक्सरसाइज थी, उसके साथ मेंटल एक्सरसाइज थी, क्योंकि मन में किसी तरह का, जब आप शरीर को थका देते हैं तो मन में कोई भाव नहीं आते इस किस्म के। तो आज का जो अवसाद है उसकी नींव कहीं बहुत बचपन में पड़ जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में आपका क्या विचार है कि उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए? गायत्री जी, सजग पत्रकारिता। आज का एजुकेशन सिस्टम हो या हमारा पुराना रहा हो या गुरुकुल वाला रहा हो, किसी में कोई खराबी नहीं है। खराबी हम्म, है उन पेरेंट्स में, उन रिश्तेदारों में, उस समाज में जो बच्चे पर कई तरह के प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं। बोझ लाते हैं, बिल्कुल। हाँ, फला का बेटा या फला की बेटी के तो इतने नंबर आ गए हैं, हमारे गधे को देखो, या इसको ये करो। इस तरह की जो बात घर में पैदा हो जाती है, अनुपयुक्त करने भाषा शुरू का कर इस्तेमाल, देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बच्चों में एक, आप गलत भावना जो है, हीन भावना का संचार कर देते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मेरा बेटा और मेरी बेटी, मैंने कभी भी उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा, अरे क्या कभी बात! भी, कभी भी उन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाया। उनकी जी रुचि जिस फील्ड में थी, उनको कहा कि आप उसी फील्ड में जाइए जहां आपकी रुचि है, मैं जो भी मेरे संसाधन हैं, जो भी मेरी हैसियत है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। क्या और बात! आज बहुत संतोष का भाव है। बेटा
फिल्म इंडस्ट्री में है, साउंड रिकॉर्डिस्ट है, अच्छे फिल्म संस्थानों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ काम करता है। बेटी इंटीरियर डिजाइनर है। और हम भी संतुष्ट हैं, वो भी संतुष्ट हैं अपने जीवन से। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि आप एक तो बच्चे पर बेजा प्रेशर मत डालिए, और बिल्कुल। बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में है, किस क्षेत्र में है, ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। बस उसको गाइड करिए, अगर आप गाइड करने के लायक हैं तो। तो आप, हाँ ये हाँ, सही कई कहा बार, आपने। कई बार ये होता सही ये कहा है आपने। ना कि आपको विषयों की जी, जानकारी नहीं है और आप विशेषज्ञ बने रहते हैं। तो विशेषज्ञ बने ये रहते। तो ये बड़ा भारी संकट है। तो बच्चों को बिना मतलब प्रेशराइज मत करिए, उनको अपना जीवन जीने दीजिए। नीम हकीम खतरा है जान ना बने, इलाज ना करे। जी सही कहा बिल्कुल आपने। एक सवाल बहुत संजीदा और बहुत ही ज्यादा जैसे हम जिससे हम अभी हाल ही में बहुत आहत हुए हैं। जी जैसे अभी पुलवामा अटैक को हम भूले नहीं थे कि कितना दर्दनाक वो हादसा था, और उसके बाद अब गुलमान घाटी में जो ये हादसा हुआ है, ये इतने अप्रत्याशित जो चीजें हो रही हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि युद्ध की स्थिति में तो आप तैयार होते हैं, आप कहीं आपको पता होता है कि कुछ हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां जहां युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है और इस तरह के जब हादसे होते हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? आपका क्या दृष्टिकोण है इस विषय में? देखिए, देखिए युद्ध जो है किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। नहीं है, निश्चित। युद्ध में मानवता ही नुकसान में होती है। बहुत सारे बिल्कुल। परिवार, बहुत सारे परिवार उजड़ जाते हैं। बहुत सारी बहनों के भाई चले जाते हैं। बहुत सारे सिंदूर उजड़ जाते हैं मांग के। किसी का बेटा चला जाता है, किसी का कमाऊ पूत चला जाता है। तो बिल्कुल। युद्ध युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, और अल्टीमेटली युद्ध के बाद भी आपको वार्ता के लिए टेबल पे ही आना पड़ता है। आप दुनिया भर के दृष्टांत देख लीजिए, जितने भी युद्ध हुए हैं अलग अलग देशों के बारे में, देशों के बीच में, अल्टीमेटली बातचीत से समाधान हुए हैं। पर जो चीन का विस्तारवादी एक रवैया है, और जो पड़ोसी देशों पर जो धौंस जमाने की उसकी अहंकारी नीति है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। उसने अक्साई चीन पर कब्जा किया, उसने तिब्बत पर कब्जा किया, उसने उइगर इलाके पर कब्जा किया, उसने हांगकांग पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधि थी उसका उस पर भी हठ धर्मी पूर्ण रवैया अपनाते हुए जो आज़ादी का आंदोलन वहां चला रहे हैं, जो स्वतंत्रता के जी। पक्षधर हैं, उन पर दमनकारी रवैया अपनाया। हम्म। वियतनाम हो, कंबोडिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उन पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से चीन के खिलाफ है। इस समय पूरी दुनिया में गुस्सा है। और जो ये प्रकरण लद्दाख का हुआ है, पूर्वी लद्दाख का हुआ है, इससे भारत ने एक स्टैंड ले लिया है। और भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारी जमीन की तरफ आपने आंख उठा करके देखी या कोई भी अतिक्रमण करने की कोशिश की तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हुए, हमारे 20 जाबाज सैनिकों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, सर्वोच्च बलिदान दे करके। बलिदान दिया है, बिल्कुल। और चीन भले ही हवा हवाई तमाम तरह की बयानबाजी करता रहे, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसकी हिम्मत है कि वो भारत की तरफ आंख उठा करके देख भी सकता है। थोड़ा बहुत इधर उधर वो उछल कूद करेगा, लेकिन भारत को अपना जो सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहा है, बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है, सड़कें हैं, हेलीपैड है, एयर स्ट्रिप है, जितने भी आपके सामरिक ठिकाने हैं, उनको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो चीन को वैसा ही सबक सिखाना चाहिए जैसे हमारे 20 शहीद सिखा करके गए हैं। 43 चीन के सैनिकों को मार गिराया उन्होंने। तो जी। ये चीन के लिए एक सबक है, एक संदेश है कि भारत को 1962 का भारत मत समझिए। ये बदला हुआ भारत है। मैं ये पढ़ रही थी, अगर, आपने कहा कि 1962 का बदला चुकाने का समय आ गया है। कहीं आपकी ये मैंने टिप्पणी पढ़ी थी।
ये टिप्पणी आपकी सही है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती ओंकार जी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि जिस तरह से ये राजनेता बैठकर आपस में बातें करते हैं और ये बहुत घनिष्ठता दिखाते हैं और उसके बाद इस तरह के ये फैसले लेते हैं, तो कहीं मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि ये सच्चाई किसे माना जाए, उनकी घनिष्ठता को माना जाए या फिर इस तरह के जो हादसे होते हैं उनके पीछे क्या इनकी कोई सोची समझी आपस में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं राजनीति का एक बहुत ही बुरा चेहरा हमारे सामने निकल कर आता है, बहुत कुछ हुआ है राजनीति में। और जब हम देखते हैं कि फिर इनके आपसी संबंध तो इतने सौहार्दपूर्ण है, फिर ये सीमा पर क्या आम लोगों के मरने के लिए, क्या सैनिकों के मरने के लिए ऐसे माहौल रचे जाते हैं, या फिर दिग्भ्रमित करने के लिए लोगों को कि आप अपनी बात से जो आप टारगेट कर रहे हैं आप उससे भ्रमित हो जाएं। क्या आपको लगता है इसमें, आपको आपकी सोच क्या कहती है? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कुछ अपने तकाजे होते हैं। हम्म। जब आप चाहे पड़ोसी देश हों, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, चाहे लैटिन अमेरिका के देश हों, चाहे अमेरिका हो, जी। या आपके पूरब के जितने भी देश हैं उनके साथ आपके रिश्ते हों, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ चाहे आपके देश हम्म। संबंध हों, हर एक के साथ आपको एक कूटनीतिक रिश्ता रखना होता है। और हम्म। उसी का नतीजा होता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने देश के जो मुद्दे होते हैं, अलग अलग देशों के साथ जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, जो समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं अलग अलग देशों के बीच में, उन पर आप अपना पक्ष ठीक तरीके से रख पाते हैं। जो भारत की कूटनीति है वो कितनी सफल है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि 192 में से 184 देशों ने हमारे पक्ष में अभी वोट किया है और हम सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं 2021 जी। और 2022 के लिए। 2 साल हम सदस्य रहेंगे और 2021 में हम सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भी बनने जा रहे हैं। तो जी। 192 देशों में से 182 184 अगर आपके साथ खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। जो थोड़ा बहुत ये सरहदों पर चल रहा है, इसके पीछे की रणनीति कुछ और होती है। रणनीति ये होती है कि जो एक उभार है, जो अर्थव्यवस्था के तौर पर हम 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए हैं और एशिया में एक दूसरी बड़ी ताकत बनकर के उभर गए हैं। और चीन के लिए अगर कोई चुनौती हो सकता है इस पूरे तो वो एशिया भारत हो पैसिफिक सकता रीजन है, में, निश्चित। तो वो भारत हो निश्चित। सकता है। तो निश्चित हमारे है। साथ आज यूरोपियन संघ भी खड़ा हुआ है, अमेरिका भी खड़ा हुआ है, दूसरे कई देश खड़े हुए हैं, जापान से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक। तो जी। चीन के लिए ये परेशानी का सबब है। इसलिए कुछ कुछ परेशानियां खड़ी करने की कोशिश करते रहिए ताकि हम उसमें उलझ करके रह जाएं। उलझ के तो रहे, वही भारत मैं अब, आपको कहना चाहती हैं कि वो तस्वीर दूसरी दिखाना चाहते हैं। हाँ, तो जी। भारत बहुत परिपक्व देश बन चुका है। उसको पता है कि ये जो थोड़े बहुत डिस्टरबेंस एलिमेंट हैं वो सब चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो कुछ और है। वो कुछ और है। एक आखिरी सवाल इस श्रृंखला में मैं आपसे पूछूंगी कि जो आंतरिक अस्थिरता है राष्ट्र की बनी हुई है, और बड़े कम्युनल बातें अभी होती हैं, हिंदू मुस्लिम को लेके काफी ज्यादा मुद्दे गरमाए, और मजदूरों को लेकर बहुत राजनीति हुई कि मजदूरों का जो ये प्रवासी मजदूर थे उनकी उनके विस्थापन को लेकर बहुत बातचीत हुई, और फिर उसके बाद तबलीगी जमात का मुद्दा भी बहुत उछला। तो फिर मैं ये पूछती हूँ कि और अब लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दिया गया, जिस तरह मैं ज्यादातर देखती हूँ कि आप सरकार के प्रति आपका बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है कि मौजूदा सरकार के जो निर्णय हैं आप ज्यादातर के पक्षधर हैं, या कभी कुछ आपको लगा ऐसा कि किसी कोई निर्णय आपको ऐसा लगा हो सरकार का निष्पक्ष भाव से कि जो आपको लगा कि ये गलत निर्णय हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, ये गलत निर्णय तो इधर ये हुआ है कि जब बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था, जी। तो शुरू के 1-2 दिन के भीतर ही ये डिसीजन ले लिया जाना चाहिए था कि उनको उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को लेनी चाहिए थी, केंद्र को उनकी मदद करनी चाहिए थी। वहां से गाइडलाइन जो जारी की गई थी लॉकडाउन को लेकर के, उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके इनके अ, अ, इनके घर पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, इनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए थी।
इनकी जो जितनी भी चिंता होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। मैं इसको केंद्र सरकार के स्तर पर भी कमी मानता हूँ, राज्य सरकारों के स्तर पर भी कमी मानता हूँ। जहां ये लोग काम कर रहे थे उन नियोक्ताओं की भी, और जहां ये रह रहे थे उन मकान मालिकों की भी, और आस पड़ोस के समाज की भी मैं कमियां मानता हूँ। हम्म। सबने असंवेदनशीलता का परिचय दिया है। जी। अगर उनमें सुरक्षा का भाव होता कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उनको मकान खाली करने की जरूरत नहीं है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो समाज के भीतर से भी एक आत्म जो एक निरीक्षण है वो होना चाहिए। जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, डीसी हैं, जो हमारी राज्य सरकारें हैं, उन सब के स्तर पर भी जितनी संवेदनशीलता का परिचय दिया जाना चाहिए था वो संवेदनशीलता वो का नहीं परिचय दिया नहीं गया। दिया। तो जी। मैं ये सबकी कमी मानता हूँ, किसी एक सरकार की या एक व्यवस्था की कमी नहीं मानता हूँ। जहां तक बात है कि लॉकडाउन और ये जो कोरोना वायरस संकट काल, तो ये तो पूरी दुनिया के सामने था, तो वैसा ही संकट हमारे यहाँ भी था। बल्कि हमारे यहाँ तो अमेरिका की तरह, स्पेन की तरह, ब्रिटेन की तरह, इटली, ईरान की तरह या दूसरे कंट्रीज की तरह उतने लोग नहीं मारे गए हैं जितने के वहां पर बुरा जितने हाल वहां हुआ पर है। जी बिल्कुल। तो यहाँ समय से अगर लॉकडाउन घोषित हो गया तो बहुत सारे लोगों की जान बच गई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ना तो उतने अस्पताल हैं, ना उतने डॉक्टर हैं, ना उतना हमारा जो लेकिन अब क्या ढांचा होगा? है वो उस तरह अब का क्या है। होगा ओंकार जी? अभी जो ये रिलैक्सेशन के नाम पर लगभग सब कुछ खोल दिया गया क्योंकि अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव आ रहा है। अब की परिस्थितियों में किस तरह से संभाला जाएगा, क्योंकि अस्पताल फिर वही है। कोई लंबी चौड़ी तैयारी करके भी हम उतनी तैयारी नहीं कर सकते, हमारे पास वो सभी की सभी सुविधाएं ना के बराबर हैं जितनी चाहिए हो सकती हैं। आप कैसे बड़ी देखते हैं अब इसके आपके इसके दो परिवेश? इसके दो भाग हैं। एक भाग ये है कि अगर आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारी मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, हमारे पास पर्याप्त अस्पताल नहीं हैं, हमारे यहाँ 1000 आदमियों पर जितने डॉक्टर होने चाहिए थे वो नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं वो इस जी। हेल्थ सेक्टर के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं रही हैं। और जी। जो इस तरह की आपद व्यवस्थाएं, इस तरह की आपद स्थितियां आपदा उत्पन्न हो प्रबंधन जाती का हैं, कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल। हाँ, उनके लिए वो तैयारी नहीं कर पाई। तो जी। अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें जितना किया जा सकता है वो सरकारें कर रही हैं, केंद्र की भी और राज्य की भी। और सबसे तसल्ली की बात, संतोष की बात ये है कि अभी रिकवरी रेट जो है वो 55% के आसपास चला गया है। यानी जी। 100 लोग बीमार पड़ रहे हैं तो 55 लोग ठीक हो रहे हैं, और 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो खतरे में नहीं होते हैं। 20 ये लोगों बिल्कुल में एक से, सुखद समाचार है, ये निश्चित एक सुखद समाचार हाँ है कि अब जो है समाचार अच्छा है कि लोग जो है रिकवर कर रहे हैं। अब हम जी एक फटाफट राउंड करेंगे क्योंकि आज आपका बहुत सारा समय हमने ले लिया है। काफी जी लंबे समय तक आपको हमने बिठाए रखा है। एक छोटा सा राउंड, फटाफट राउंड करेंगे क्वेश्चंस का। आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कुछ सवाल हैं मेरे पास। अरे बाप रे। अम, जी। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। जब मैं आपको सर्च कर रही थी विकिपीडिया पे, तो बड़ा कई बार हम ऐसी जानकारी ना तो हम देना चाहते हैं ना हम देते हैं। ये उनका शायद डिफॉल्ट या कुछ ऑटो सिस्टम है उनके पास में, उनका सॉफ्टवेयर कुछ करता है। तो मैं वहां पढ़ रही थी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैं सोच रही थी यहाँ पेस्ट करके आपको दिखाऊं कि ये आता है वहां लिखने पे। आपके बारे हम्म में जो जानकारी थी बड़ी इंटरेस्टिंग। Is Omkar Chaudhary into a relationship? Yes, one relationship. Is it needed to be mentioned there? I was surprised to see. ओहो अच्छा। जी। क्या था कि इज ही इन्वॉल्व विद समवन, तो वो लिखा इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। बताएं जरा। उनके सॉफ्टवेयर कुछ इसी तरह के होते हैं। जी, इस तरह का मुझे बहुत हंसी आई ये सुन के, पढ़ के कि हम्म भाई जो जानकारी वहां पे हमने नहीं दी है या फिर हमारे बारे में जो नहीं हाँ है वो भी वहां पे उपलब्ध है। और वो उस तरीके से किसी फिल्मी स्टार को, हस्ती को आप देखेंगे तो ऐसी हाँ जानकारी आपको अचंभित नहीं हम्म करती है, लेकिन जब हम किसी हम्म जिम्मेदार किरदार को देखते हैं, उसके बारे में ऐसे सवाल रखे हैं, तो थोड़ा सा हम्म। हमें अजीब लगता है। अच्छा, आपके बारे में एक चीज मैं जानती हूँ, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आप बहुत बढ़िया जो है
थोड़ा आपका जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वो गायन में है और आप काफी जी एक जी। रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं गायन नहीं में। नहीं, रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहता, पर शौक रखता हूँ, हाँ ये बात सही है। तो एक एक थोड़ा सा आप गुनगुनाएंगे, किस तरह का आपको संगीत पसंद है? नए गाने पसंद है, पुराने गाने पसंद है? कुछ सुनाइए हमें। नहीं, सुनना तो सभी तरह का पसंद है, इसमें क्लासिकल भी है, इसमें फोक भी है, इसमें सभी तरह जी का संगीत मैं सुनता हूँ और बड़े जी। चाव से सुनता हूँ। और सूफिया गाते भी किस तरह का? सुनता। क्या बात। मैं सुगम संगीत ज़्यादा गाता हूँ, और कुछ जो क्लासिकल पर आधारित फिल्मी गीत हैं वो भी मैं गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। इस म्यूल ऐप पर मेरा एक अकाउंट है, 2800 जी, के आसपास गाने मैं ऑलरेडी गा चुका हूँ। 2800 तो गाने आप गा चुके हैं, इतनी बड़ी जी उपलब्धि है। जी। हम समझ सकते हैं आप जो भी करेंगे आप बेहतरीन करेंगे। जी, ऐसी ही एक अपेक्षा है। एक गाना मैं उसके मुखड़ा में गुनगुना देता हूँ। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, सुनने के लिए हम प्रतीक्षा में हैं, कब से यही सोच रहे हम्म। थे कुछ जी सुनने जी। को मिले। स्वागत है। माझी नैया ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा, कभी न कभी तुम हमरा तुम्हारा, माझी नैया ढूंढे किनारा, ओ माझी नैया ढूंढे किनारा। जी। बहुत ही खूबसूरत चयन है आपका गीत का, और बहुत ही सुंदर आपने गाना चुरा, बहुत ही अच्छा आपने गाया। 2800 के करीब आप गाने गा चुके हैं, और अभी भी वो जो निरंतर जो है जारी है आपका जी चलता है। सफर गायन का। क्या बात है। जी आपका जी। ये जो शौक है इस तरह का गायन का, ये अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, अपने आप को तरोताजा करने के लिए है, या आप इसे प्रोफेशनली सोचते हैं कि कभी करेंगे? नहीं, प्रोफेशनली तो कभी भी नहीं सोचा है, और मैं अपने को उस लायक मानता भी नहीं। मैं तो एक्चुअल में क्या है कि शौक है बचपन से ही। जी और मैं जब स्ट्रेस फ्री होना चाहता हूँ तो मैं संगीत की शरण में जाता हूँ। और नुसरत फतेह अली को सुन लूं, क्या या बात। आबिदा को सुन लूं, या हमारे यहाँ के लता मंगेशकर, मोहम्मद नुसरत मेरे रफ़ी। पसंदीदा, नुसरत मुझे भी बहुत पसंद है। ओंकार हम्म। जी, कोई एक आधी गजल नुसरत की, दो पंक्तियां वो भी गुनगुना दें, कुछ पसंद हो तो, कुछ नहीं, जहन में हो। मैं उनका तो सुनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं गुनगुना देता हूँ हल्का सा। जी, स्वागत है हम्म। आपका। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तो ये नुसरत को गाना ये बहुत बहुत खूबसूरत मुश्किल। आपने गाया। हम्म। बहुत बढ़िया। एक मुकेश का गाना सुधीर नंदल जी की फरमाइश है। अरे बाप रे। आ, अच्छा ठीक है। आपकी फैन फॉलोइंग है ओंकार जी, बहुत बड़ी। नहीं नहीं, जी, वो तो मेरी आदरणीय हैं। और वफा जिनसे की क्या बात है। बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की, जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे, वही आज हम से खफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की।
क्या बात। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा आपका शौक है। आप लोग सब जो यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि अपने आप को तरोताजा रखने के लिए संगीत की शरण में चले जाना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत जो है, सुनना जी संगीत जी और अगर गाने का प्रयास कर सके तो ज़रूर करना चाहिए। ये आपके जी जी। अवसाद को आपसे कोसों दूर रखेगा। अच्छा, खाली समय में आप गायन करते हैं, ये तो हम समझ सकते हैं। आपकी कोई फ़ेवरेट एक्ट्रेस है? मेरे फेवरेट एक्ट्रेस उस जमाने में जब फिल्में देखते थे तो आपको आश्चर्य होगा, मैं जी। उस दौर की वैसे तो कई अभिनेत्रियों को पसंद करता था। वहीदा हुँ, रहमान भी हैं और हुँ, नरगिस भी हैं। हुँ। बाद के लोगों में उस जमाने में वैजंती माला भी थी। जी। लेकिन एक दौर था 70-80 के दशक का, मुझे मौसमी चटर्जी बड़ी अच्छी लगती थी, उसकी मुस्कान हुँ। बड़ी अच्छी लगती थी। बहुत, बहुत तो सहज मुस्कान। जी। हाँ, तो बाकी आजकल की जितनी एक्ट्रेस हैं वो तो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करती हैं। जी। पहली आजकल की एक्ट्रेस जो कौन है, आपको पसंद है? मुझे काजोल बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही हुँ, अपनी आ, मौसी की तरह, नूतन की तरह हुँ, हुँ। बहुत ही अच्छी एक्टर हैं। जी। और बाकी नए जितनी ये लड़कियां हैं, मुझे सब बहुत ही मतलब नेचुरल प्रतिभाशाली। एक्टर लगती हैं, नेचुरल एक्टर लगती हैं। पहली एक्ट्रेस में थोड़ा सा कहीं एक्टिंग का एक झिझक होती है। एलिमेंट दिखाई देता था, किस तरह वो आंखें ला रही हैं, किस तरह मुस्कुरा रही हैं, कैसे। उस समय तो वही वो पसंद एक, किया जाता था। जी, शायद। हाँ 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 हाँ। तो शायद उस आजकल समय के वो बच्चे, अंदाज़ पसंद किया जाता था। तो आजकल के बच्चे जब देखते हैं पुरानी हीरोइनों को तो वो उनको आंटी कहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र वैसी लगती थी। तो लेकिन आजकल की जो एक्ट्रेस आ रही है, निश्चित रूप से बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्वाभाविक आप में कोई बुरी आदत है जो आपको लगता है कि बहुत बुरी आदत है, छोड़ देनी चाहिए? है। ये तो मुझे सर्वे कराना पड़ेगा लोगों से, तभी पता लगेगा। लोगों से। जो आपको स्वयं से लगता आ, है कि ये आदत बदलने जैसी है? एक चीज मैं कभी नहीं बदल पाया, और बहुत सारे लोग मेरे पुराने कुछ संगी साथियों में, जब मैं किसी से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि आप बड़े अहंकारी स्वभाव के हैं, बड़े अ, अपने में ही रहते हैं, आप किसी से बात नहीं करते हैं, खुल करके बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर दो चार लोग भी ऐसी बात कह देते हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि ये आप में एक अवगुण है। हो पर सकता है। पर मेरा अपना ये मानना है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कि मैं आसानी से किसी के साथ खुलता नहीं हूँ। जब तक मैं सामने वाले को समझ ना लूँ, जी, और जब तक मेरे विचार उससे मिल ना जाएं। जी, 100% तो किसी के भी विचार किसी से नहीं मिलते हैं, पर जी। कम से कम कुछ चीज़ें तो दिखाई देनी चाहिए कि हाँ ऐसी हैं। और तभी ये हो पाता है। बाकी ऐसा नहीं था कि कोई अहंकारी स्वभाव था या कोई इस तरह की बात थी, थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव था। और बिना वजह कहीं घुस करके बातचीत शुरू कर देना या बेवजह टाइम किल करना, वो मेरी नेचर में शुरू से ही नहीं है। मैं टाइम जी, का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहता हूँ। जी, और शायद इसलिए लोगों को लगता होगा कि अहंकारी है, बात नहीं करता है, मिलता नहीं है, जी, या टेलीफोन पर उतनी बात नहीं करता। कोई मेरे पास कॉल आती है तो शायद मैं 15 सेकंड या 20 सेकंड में कॉल खत्म कर देता हूँ। जी। मैं मैं लंबी बात करता ही नहीं फोन पर कभी किसी से। हुँ। तो ये मेरी नेचर में है। अब ये इसको आपको आप अपनी कहीं बुरी आदत इस कह सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक वही चीज़ है। कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मुझे आपके सामने बैठकर, क्योंकि मैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र से भी नहीं हूँ और जी कोई मेरा इस तरह का एक्सपोज़र भी नहीं है। वो हम लोग बैठते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल कंफर्टेबल मुझे फ़ील कराया, क्योंकि आपके पास इतनी जानकारी है, आप अथाह भंडार हैं कि मैं 3 दिन तक लगातार आपसे आप कहेंगे कि आप कम बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। मैं 2 दिन तक आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, क्योंकि इतनी जानकारी आपके पास है, जो हम चाहेंगे कि लोगों तक भी पहुंचे, और किस तरह का आपका जो एक निष्पक्ष, जैसे हम कहेंगे,
जो आप अपना जिम्मेदारी से अपनी पत्रकारिता की जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, लोगों तक सही सूचना पहुंचाने की जो आपकी जिम्मेदारी है और निष्पक्ष भाव से आप अपनी बात रख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आज का जो ये साक्षात्कार था मेरे लिए तो बहुत ही अविस्मरणीय रहने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा और हमने आपको जानने की कोशिश की। फिर भी मैं चाहूंगी कि एक संदेश इस परिवेश में आप अपने सुनने वालों को या देखने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ओंकार जी? सिर्फ एक ही संदेश है, विद्यार्थी बने रहिए, सीखने और जानने की जिज्ञासा मरने मत दीजिए, जी। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, जिन चीज़ों की जानकारी नहीं है उनके बारे में तो जरूर पढ़िए, सहज बने रहिए, सरल बने रहिए, सकारात्मक बने रहिए। जी। समाज के प्रति, परिवार के प्रति तो सभी मतलब समर्पित रहते हैं। जी। समाज के प्रति जो वंचित वर्ग है उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं, और देश के प्रति बहुत बेहतर, बहुत थोड़ा सा बेहतर। आप बिल्कुल। चिंता करिए और समर्पित रहिए। बहुत ही खूबसूरत आपका संदेश और बहुत ही अच्छा आज आपसे बात करके लगा। भाव मंजरी साहित्यिक मंच की तरफ से मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ और निश्चित तौर पर मैं चाहूंगी कि एक बार फिर कभी हम आपसे बात करें जब भी आपको समय होगा, क्योंकि आज बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो मैंने अभी फिर बचा के रखने मुझे पड़े, क्योंकि समय सीमा की मैं बात करूं और अब सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का, क्योंकि इतने समय से बने हुए हैं, बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ। उर्मिल माधव जी, ममता सूद जी, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी, सुधीर नांदल जी, कमलेश चौधरी जी, बाकी कुछ नाम चले गए हैं ऊपर तो मेरे सामने अभी दिख नहीं रहे हैं मुझे। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करूंगी। और अनट्रेन्ड पत्रकार जी उर्मिला माधव जी, बिल्कुल मैं अनट्रेन्ड पत्रकार हूँ और मैं बस ये यहाँ बैठकर एक कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ, जैसा कि ओंकार जी ने कहा कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। मैं भी बस सिर्फ एक अध्ययन और लेखन तो खैर बहुत साहित्यकार और बहुत जिसे कहेंगे जो बड़े लोग हैं उनकी बातें हैं, मैं तो सिर्फ सीखती हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। और जैसे व्यक्तित्व हमारे सामने आज बैठे हैं ओंकार चौधरी जी, उनका मकाम मैं बार बार क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं, परिचित हैं। तो उन जैसे व्यक्तित्वों से हमेशा ही सीखने के लिए हमें खुला रहना चाहिए, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को खोलकर बैठना चाहिए कि हमें कब कोई चीज सीखने को मिल जाए। बहुत बहुत आभार आपका एक बार मैं फिर से व्यक्त करती हूँ। और गायत्री जी, मैं जी। आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और जितने भी साथी इस चर्चा में जुड़े उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका फिर से दिल की गहराइयों से बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।